ये फिल्म शुरू होती है कुछ गायों से। यहाँ कुछ डॉक्टर्स खड़े हैं। बैकग्राउंड में हमें जेन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहती है कि डॉक्टर्स ने गायों के ऊपर और सांड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद हम एक सांड को देखते हैं। सांड को जब गाय के ऊपर छोड़ा गया तब सांड उस गाय के साथ संभोग करने लगा। इसके बाद सांड को वापस बांध दिया गया। अगले दिन उस सांड को जब उसी गाय के पास लाया गया तब वो सांड गाय में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। उस गाय की स्मेल भी चेंज की गई, पर इसके बाद भी सांड उस गाय की तरफ नहीं मुड़ा। सांड को अब नई गाय चाहिए। यह एक्सपेरिमेंट ये साबित करता है कि सांड को हर दिन अलग अलग गाय चाहिए। जेन की आवाज़ हमें बताती है कि मर्द भी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल सांड की तरह। उन्हें हर दिन नई औरत चाहिए संभोग करने के लिए, फिर चाहे वो लेडी कितने ही परफ्यूम क्यों न बदल ले। ये जेन ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या हुआ है उसके साथ, ये जानने के लिए कहानी थोड़ा पीछे जाती है। यहाँ हमारा सामना एक टॉक शो से होता है। जेन इस टॉक शो में असिस्टेंट प्रोड्यूसर है। इस टॉक शो की होस्ट है डायन रॉबर्ट्स। डायन टॉक शो में जब सेलिब्रिटीज से बातें करती है तब सेलिब्रिटीज से कम और अपने बारे में ज़्यादा बातें करती है। वो खुद को ही हाईलाइट करती रहती है। वो खुद को बेस्ट बताना चाहती है। इस शो का प्रोड्यूसर है एडी। एडी को औरतों का बड़ा शौक है। उसका बस चले तो वह हर दिन नई लड़की ले आए, पर इतनी अवेलेबिलिटी है नहीं। एडी जेन को अपना रूममेट बनाने के लिए अप्रोच करता है। जेन की आवाज़ हमें बताती है कि वो एडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एडी कहीं से भी उसके टाइप का नहीं है। एडी ने रूममेट के लिए बुलेटिन बोर्ड पर मैसेज भी लगाया, पर एडी के एक्स गर्लफ्रेंड ने इस मैसेज को मिटा दिया। वो एक बार और जेन से पूछता है। जेन फिर से रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद इस शो में नया प्रोड्यूसर आया है रे ब्राउन। रे से मिलते ही जेन को कुछ पॉजिटिव वाइब्स आई, पर जेन की किस्मत मर्दों के साथ बड़ी ख़राब रही है। मर्द उसे धोखा देकर चले जाते हैं। इस बारे में वो अपनी फ्रेंड लिज से भी बता रही है। वो कहती है, लड़कों ने मिलकर मेरी किस्मत ख़राब करने की ठान ली है। हर लड़का मुझे चीट कर देता है। जेन की सिस्टर भी है जो कि प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है। उसने एक फर्टिलिटी प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। इसके थ्रू वो गर्भवती होना चाहती है। कुछ समय के बाद रे जेन को एक शाम अपने साथ बिताने के लिए बुलाता है। दोनों यहाँ बातें करते हुए आपस में किस कर बैठे। यहाँ रे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड है डी, पर उसके साथ उसका रिश्ता अब ख़त्म होने को है। इन सब के बारे में जेन लिज से अगली सुबह बात करती है। जेन बड़ी एक्साइटेड है रे को लेकर, पर समस्या है कि रे की गर्लफ्रेंड है। लिज जेन को इस मामले में धीरे चलने को कहती है। धीरे धीरे रे और जेन टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं। दोनों जब एक साथ जेन के अपार्टमेंट में हैं तब आपस में चुंबन क्रिया करने लगे। दोनों यहाँ धुआंधार संभोग करते हैं। ये सिलसिला अगले कुछ दिनों तक चलता रहा। ये साथ में बिस्तर भी ठीक करते हैं, फिर उसके ऊपर एक साथ संभोग करते हैं। ये सब कुछ इन सब के लिए बड़ा एक्साइटिंग है। एक दिन रे ने जेन से कहा, आई लव यू। जेन के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने भी रे को आई लव यू ही कहा। अब तो दोनों ने साथ में रहना भी शुरू कर दिया है। सब ठीक चल रहा है। एक दिन स्ट्रीट में जब जेन रे के साथ है तब यहाँ एडी आ गया। एडी जेन में कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। जेन को एडी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बड़े तेज़ और तीखी आवाज़ में कहती है, मैं रे के साथ संभोग कर रही हूँ। वो इस संभोग की डिटेल्स भी देने लगती है। ये सब एडी से नहीं सुना गया। वो यहाँ से चला गया। जेन तो यही चाहती थी। इधर रे गया है अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने। वो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना तो दूर, ये भी नहीं कह पाता कि उसकी लाइफ में जेन आ गई है। उल्टा उसने नया बम फोड़ दिया। वो जेन से मिलने डिनर पर आता है। ये सारी बातें बता देता है। वो अब जेन से ब्रेकअप कर रहा है। इसके बाद रे यहाँ से जाने लगा। जेन उसे जाते हुए देखकर काफ़ी दुखी होती है। बाद में जेन अपने सामान की पैकिंग कर रही है। उसकी दोस्त उसे सहारा देती है और कहती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जेन ने पहले ही लैंडलॉर्ड को ये अपार्टमेंट खाली करने का नोटिस दे दिया था। अब उसे ये अपार्टमेंट खाली करना ही पड़ेगा। और वैसे भी अब जेन रे को सबक सिखाना चाहती है। रे जिसने कि प्यार में लंबे चौड़े वादे किए थे, आखिरकार वो उसे धोखा देकर चला गया। अब बारी है उससे बदला लेने की। जेन ने फैसला किया है कि वो एडी के यहाँ मूव इन करेगी। यहाँ आने के बाद उसके लिए नए नए चैलेंजेस हैं। पहले तो एडी का सामान। एडी ने सैकड़ों औरतों के साथ संभोग किया है इस अपार्टमेंट में। कई औरतों के कपड़े यहाँ बिखरे हुए पड़े हैं। जेन को इन सब से डील करना पड़ता है। जो रूम एडी ने जेन को दिया है उस पर पर्दा लगा दिया है। एडी कहता है कि उसकी एक्स इस रूम में रहती थी। उसकी याद भुलाने के लिए वो इस रूम को ढक कर रखता है। इस अपार्टमेंट में एडी अक्सर नई नई लड़कियां लाता रहता है।
जेन इन सब में अपनी रे से जुड़ी यादों को मिटाने की कोशिश करती है। एडी और जेन की दोस्ती बढ़ती जा रही है। दोनों साथ में पब में जाते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। एक रात जब जेन किचन में कुछ खाने जाती है तब एडी यहाँ निर्वस्त्र होकर आ जाता है। दोनों में सिर्फ दोस्ती है, इसलिए संभोग का तो सवाल ही नहीं उठता। जेन एडी को यहाँ डांस करके दिखाती है। इतने में एडी की नई गर्लफ्रेंड, जो कि उसके कमरे में ही सो रही थी, वो एडी को लेने आ गई। कुछ दिनों के बाद जेन को एक आर्टिकल दिखा है। ये आर्टिकल काउस सिंड्रोम के बारे में है। इसके जरिए जेन मर्दों के बारे में अपने रिसर्च पर काम करना चाहती है। लिज भी एक मैगजीन के लिए काम करती है। ये मैगजीन मर्दों पर रिसर्च करती है कि आखिर मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं। लिज जेन से कहती है कि क्यों ना तुम अपने विचार मर्दों के बारे में इस कॉलम में लिखो। इनफैक्ट तुम इस मैगजीन में कॉलमनिस्ट बन सकती हो। पहले तो जेन ने इसके लिए मना किया, फिर उसने एक अलग नाम डॉक्टर मैरी चार्ल्स के नाम से कॉलम लिखना शुरू कर दिया। वो मर्दों के बारे में अपनी थ्योरी को इस मैगजीन में लिखने लगी। ये कॉलम मर्दों के बेईमान होने, उनके साथ औरतें कितनी इनसिक्योर महसूस करती हैं, कब वो किसी दूसरी औरत की तरफ मुड़ जाए, इन सब के बारे में जेन ने इतने विस्तार से लिखा है, इतनी डिटेलिंग की है कि मर्दों को भी इतनी डिटेलिंग नहीं मालूम। इस तरह ये कॉलम सुपर हिट हो गया। अब डॉक्टर मैरी को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है कि ये औरत है कौन जिसने मर्दों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। टॉक शो की होस्ट डायन भी अब मैरी की फ़ैन हो गई है। वो चाहती है कि मैरी को इस शो में एज अ गेस्ट बुलाया जाए। इन सब में रे एक क्रिसमस पार्टी पर जेन को देखता है। वो जेन के पास आता है। वो कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, क्या तुम न्यू ईयर ईव पर मेरे साथ घूमने चलोगी? जेन इसके लिए हाँ कर देती है। वो अभी भी रे को मिस करती है। इस बारे में जब वो लिज से बताती है तब लिज उसे डांटती है। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, रे का चैप्टर क्लोज करो और आगे बढ़ो। पर जेन ने नहीं मानी। न्यू ईयर पार्टी में वो रे से मिलने जाती है। यहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ है। जेन रे को ढूंढ रही है जबकि रे जेन को, पर दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। जेन को लगा कि रे ने उसे झूठ बोला है, उसका मजाक उड़ाया है। वो यहाँ से चली जाती है। रे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जेन को ढूंढता है, पर वो हो तब तो मिले। अगले दिन लिफ्ट में दोनों मिलते हैं। जेन गुस्से में रे से बात नहीं करना चाहती। रे सफाई देता है कि वो वहाँ आया था, पर जेन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। यहाँ डायन एक टी शर्ट पहनती है। ये टी शर्ट जेन ने रे को दिया था। इन सब से जेन ने फिगर आउट कर लिया है कि रे की गर्लफ्रेंड डी और कोई नहीं बल्कि डायन है। यहाँ मीटिंग होती है टॉक शो की आगे की प्लानिंग पर। यहाँ जेन इतनी इमोशनल होती है कि अपनी सारी भड़ास निकाल देती है और रे का नाम नहीं लेती, पर उसके बारे में काफ़ी बुरे शब्द कहती है। बाद में डायन जेन को कंसोल करने आती है। वो कहती है कि प्यार में धोखा खाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे टाइम से निकलने में काफ़ी कठिनाई आती है। डायन को नहीं पता कि जेन का बॉयफ्रेंड रे ही है, पर वो जेन को दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा। घर आकर एडी भी जेन को सहारा देता है। दोनों यहाँ एक दूसरे को हक करते हैं। जेन एडी के लिए अलग सोच रखती है। वो समझती है कि एडी कभी किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता। दोनों यहाँ एक ही बेड पर सो जाते हैं। जब जेन उठती है तब पास में बैठकर एडी को देखने लगी। एडी उठकर कहते हैं कि उसका जेन के साथ धोखे में संभोग करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि इन दोनों के बीच कोई संभोग हुआ ही नहीं। पर जेन एडी पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरा जिस्म चाहते हो। एडी सफाई में कहता है कि तुम मेरे बारे में हमेशा गलत समझती हो, मैं तुम्हें एक दिन गलत साबित कर दूंगा। वो ये कहता है कि जेन ने मर्दों के लिए नेगेटिव नज़रिया बना लिया है और ये सब रे जैसे मर्दों की वजह से है। रे के अलावा भी इस दुनिया में मर्द हैं जो कि लॉयल हो सकते हैं, पर उन्हें कोई लॉयल्टी दिखाने वाला मिलता नहीं। इतने में जेन की बहन का मिसकैरेज हो गया है। जेन यहाँ अपनी बहन को कंफर्ट देने हॉस्पिटल आती है। यहाँ जेन की बहन का हस्बैंड यानी जेन का जीजा आता है। वो भी अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करता है। वो अपनी वाइफ की खूबसूरती की तारीफ करता है। ये सब देखकर जेन को रियलाइज़ हो रहा है कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ तो अपनी वाइफ से सालों साल तक प्यार करते रहते हैं। डायन बार बार जेन को फोर्स कर रही है कि डॉक्टर मैरी को शो पर लाया जाए। एडी जेन से पूछता है कि डॉक्टर मैरी कहाँ मिलेगी, कम से कम वो मैगजीन कहाँ छपती है ये तो पता चल जाए। इसके बाद एडी खुद ही डॉक्टर मैरी का पता लगा लेगा। जेन कहती है कि उसकी दोस्त लिज मैगजीन कंपनी में काम करती है, वो जीवन मुक्त योगा सेंटर में मिलेगी। एडी ज़बरदस्ती जेन को लिए वहाँ जाता है। लिज को यहाँ जेन छिपा देती है ताकि डॉक्टर मैरी कौन है ये सच्चाई पता न चल पाए। अंत में जेन ने फ़ोन के जरिए डॉक्टर मैरी के रूप में कहा है कि वो टॉक शो पर फ़ोन पर बात करने को तैयार है। इस तरह टॉक शो ऑर्गेनाइज होता है। डायन ने मैरी को फ़ोन लगाया। टॉक शो के दौरान जेन ने फ़ोन उठाया।
पर जिन को रियलाइज़ हो रहा है कि मर्दों के बारे में वो गलत सोचती है। अब उसने फैसला किया है कि वो टॉक शो पर लाइव आएगी। वो तुरंत ही टॉक शो पर लाइव आ जाती है। वो सबको बता देती है कि वही डॉक्टर मैरी है। उसी ने सारे कॉलम्स लिखे हैं, पर उसकी सोच अब बदल गई है। उसे अब एडी मिल गया है, एडी जो कि अब उसे पसंद है। ये अनाउंस करके वो भागते हुए एडी को ढूंढने निकली है। एडी ये शहर छोड़कर जा रहा है। वो दौड़ते हुए एडी की कैब को रोकती है। एडी जब बाहर आता है तब जेन कहती है कि उसकी सारी थ्योरी रॉन्ग थी। वो एडी से अब प्यार करती है। एडी यहाँ बताता है कि वो कब से जेन जैसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था। इसके बाद दोनों आपस में चुंबन क्रिया करते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।